नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के भंडार से 1 करोड़ टन गेहूं को खुले बाजार में बेचने की अनुमति प्रदान कर दी है, ताकि घरेलू आपूर्ति बढ़ाई जा सके और मूल्य पर नियंत्रण किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। सूत्रों के अनुसार आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने थोक खरीदारों को खुला बाजार बिक्री योजना के जरिए करीब 1 करोड़ टन की बिक्री को मंजूरी दी। सूत्रों ने कहा कि OMSS के तहत पुराने गेहूं का आरक्षित मूल्य 1500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसके अतिरिक्त ढुलाई शुल्क का भी प्रावधान है। नए गेहूं की कीमत 5% अधिक होगी। गेहूं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी FCI की ई-निविदा प्रक्रिया के जरिए बेचा जाएगा, जिसका लक्ष्य है FCI का भंडार का दबाव कम करने के अलावा गेहूं की घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और मूल्य नियंत्रित करना। पिछले कुछ दिनों में गेहूं के भाव बढ़े हैं। घरेलू बाजार में जुलाई में गेहूं का थोक बिक्री मूल्य बढ़कर 19 रुपये प्रति किलो हो गया, जो पिछले साल इसी माह में 16.10 रुपये प्रति किलो था। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहकारी चीनी मिल संघ को वर्ष 2013-2014 के बकाया गन्ना मूल्य के लिए 400 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लखनऊ किसान बाजार को दिसंबर 2015 तक, सैफई किसान बाजार को जून 2015 तक और झांसी किसान बाजार को सितंबर 2014 तक पूरा कर लिया जाए। साथ ही बुंदेलखंड में विशिष्ट मंडियों के निर्माण का काम वर्ष 2015 तक जरूर पूरा करने की समय सीमा तय की है। मुख्य सचिव कृषि और सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय के कैंपस स्थापित करने की योजना पर तेजी से अमल कर वर्ष 2015 में हर हाल में पढ़ाई शुरू हो। इन महाविद्यालयों में हर साल 60 विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। लघु व मझोले किसानों की सामूहिक खेती को मोदी सरकार प्रोत्साहन देगी। इससे जहां फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी, वहीं किसानों को खेती में मुनाफा बढ़ने से किसानों की ताकत मिलेगी। छोटे जोत के किसानों को उत्पादक संगठन बनाकर खेती करने की योजना का विस्तार किया जाएगा। इस तरह के किसान संगठनों को सरकार पर्याप्त मदद मुहैया कराएगी। चालू वित्त वर्ष में ही सरकार ने ऐसे उत्पादक किसानों की मदद के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने आम बजट में नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन व हरित क्रांति जैसे मुद्दों पर काफी बल दिया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक उनकी सरकार का जोर नीली क्रांति यानी मछली पालन के साथ प्रोटीन के लिहाज से अहम पशुधन विकास पर भी है। देसी नस्ल के पशुओं के विकास के साथ साथ आधुनिक मत्स्य पालन के लिए 50-50 करोड़ रुपए की लागत से प्रजनन योजना शुरू करने का प्रावधान है। अनाज की जबरदस्त पैदावार के बावजूद देश भर में अंडा, मीट व मछली के साथ साथ दलहन की भी काफ़ी कमी है। दालों की कमी से निपटने के लिए उनका आयात करना पड़ता है, जिस पर सरकार का काफ़ी पैसा खर्च होता है और बजट पर गलत असर पड़ता है। खेती के विकास दर को 4% तक बरकरार रखने की खातिर दूसरी हरित क्रांति वाले सूबों में खेती के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार साप्ताहिक मौसम पर आधारित इस हफ्ते के कृषि संबंधी सलाह। मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी खड़ी फसलों तथा वर्षाकालीन सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण का ध्यान रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसलों में हानिकारक कीटों, बीमारियों की निगरानी करें। वह बेलों को ऊपर से चढ़ाने की व्यवस्था करें। कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खी का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं। इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें। कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें व सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें। फल मक्खी से प्रभावित फलों को तोड़कर गहरे गड्ढे में दबा दें। फल मक्खी के बचाव हेतु खेत में विभिन्न जगहों पर गुड़ या चीनी के साथ मैलेथियन 0.1% का घोल बनाकर छोटे कप या किसी और बर्तन में रख दें, ताकि फल मक्खी का नियंत्रण हो सके। देर से बोए गन्ने में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें व फसल की लगातार निगरानी करते रहें। यदि पत्तियों के ऊपरी हिस्से पीले होने लगें तो रोकथाम के लिए
करटाप 4% दाने 10.0 किलोग्राम एकड़ की दर से बुरकाव करें ताकि कीटों से समय पर बचाव हो सके। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। धान फैजाबाद मंडी में 1290 रुपये, गोंडा में 1250 रुपये, बहराइच में 1285 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 1055 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल फैजाबाद मंडी में 2020 रुपये, गोंडा में 1930 रुपये, बहराइच में 1995 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 2005 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं फैजाबाद मंडी में 1430 रुपये, गोंडा में 1440 रुपये, बहराइच मंडी में 1405 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 1470 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव फैजाबाद मंडी में 3010 रुपये, गोंडा में 2910 रुपये, बहराइच में 3030 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 3175 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सब्जियों में आलू फैजाबाद मंडी में 1715 रुपये, गोंडा में 1700 रुपये, बहराइच में 1700 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 1680 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर फैजाबाद मंडी में 3350 रुपये, गोंडा में 3800 रुपये, बहराइच में 3600 रुपये और शाहजहांपुर में 3550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज फैजाबाद मंडी में 1900 रुपये, गोंडा में 2170 रुपये, बहराइच में 2010 रुपये और शाहजहांपुर में 1775 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। दलहनी फसलों में अरहर फैजाबाद मंडी में 4560 रुपये, गोंडा में 4460 रुपये, बहराइच में 4665 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 5055 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रही। चना फैजाबाद मंडी में 3680 रुपये, गोंडा में 3620 रुपये, बहराइच में 3665 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 2820 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ फैजाबाद मंडी में 3375 रुपये, गोंडा में 3300 रुपये, बहराइच में 3200 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 3015 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की।
पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। और हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, बागवानी विकास पर निरंतर कार्य हम सब आप करते ही रहते हैं, लेकिन बागवानी विकास को ध्यान में रखते हुए बागवानी बोर्ड की क्या भूमिका है हम किसानों के लिए, इसकी जानकारी भी रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की क्या भूमिका है किसानों के लिए, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उद्यान भवन लखनऊ से उप निदेशक डॉक्टर प्रेम नारायण जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं सबसे पहले अपने किसान भक्त से जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की क्या उद्देश्य है किसानों के लिए? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी जी, जिसका मुख्य उद्देश्य बागवानी का विकास करना, बागवानी में नई तकनीकी का इस्तेमाल करवाना, प्रयोग करवाना, या जो फल और सब्जियों का जो है हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉसेस होते हैं उनको कम करने के लिए उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कराना, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, प्री कूलिंग यूनिट्स है, रिफॉर्मेंट्स हैं, ग्रेडिंग पैकिंग शेड्स वगैरह है। दूसरा मतलब जो है कोई सरकार द्वारा घोषित फल पट्टी उसका विकास कराना, या जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा कोई नई वैरायटी डेवलप की गई है किसी तरह की फल की या सब्जी की या फूलों की, या कोई जो है नया कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जिससे फल बागवानी के विकास में जो सहायक सिद्ध हो, उसको कमर्शलाइजेशन कराने के लिए, उसका वाणिज्यिकरण करने के लिए जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की मदद करना। इस तरह से बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय बागवानी अगर देखा जाए किसान भाइयों के लिए, चाहे वो फल हो या फूल या सब्जी की खेती कर रहे हो, तो एक जो निर्धारित क्षेत्र है उसमें किस तरह से विकास किया जा सकता है, उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद यानी जो उत्पादन हो जाता है उसके बाद जब उसकी तुड़ाई होती है वहाँ उसका भी संरक्षण करना और फिर बाजार तक अच्छा मूल्य किसान भाइयों को प्राप्त हो, ये सभी इसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये भी जानना चाहूंगा जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो योजनाएं हैं वो क्या क्या है किसानों के लिए? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना है उत्पादन तथा उत्तर फसल प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास। इस योजना के अंतर्गत हम जो है किसान भाई
कई तरह से इसका जो है अपनी परियोजना राष्ट्रीय बागवानी में सम्मिलित करके उसका जो है लाभ ले सकते हैं। जैसे कोई किसान अगर फल या सब्जी को जो है कोई फल वृक्ष का बगीचा लगाना चाहता है या सब्जी की खेती करना चाहता है या इस तरह का कोई भी मतलब जो है करता है तो उसको जो है राष्ट्रीय बागवानी 40% अनुदान के रूप में इन्हें अधिकतम उसको 30 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा सकता है। इसमें किसान भाई जो है क्या पूरा एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है अपना जो है परियोजना है वो सम्मिलित करते हैं, जिसमें लैंड डेवलपमेंट से लेकर उसका जो है प्लांटिंग मटेरियल है, चाहे उसमें सिंचाई के साधन हैं या उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, फेंसिंग है, इस तरह के सभी जो है उनको समाहित करके ट्रैक्टर वगैरह की जो योजना है किसानों के लिए अगर वो उसका लाभ लेना चाहते हैं तो ये उनको प्रोजेक्ट बना के देना बिल्कुल होगा। बिल्कुल पूरी दस्तावेज पूरे तैयार करने होंगे कि उनके पास इतना क्षेत्र है और सिंचाई की ये सुविधा है और इस तरह से उनको दीवारें बनानी है और इस तरह से मतलब सारी चीजें उनको उसको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें एक प्रोजेक्ट जैसे कोई किसान भाई एक परियोजना तैयार कर रहा है तो उसमें उसको क्या क्या आवश्यकता लगती है, जैसे उसमें ट्यूबवेल भी लगता है, उसमें उसको जो है ड्रिप सिस्टम भी लगेगा, उसको प्लांटिंग मटेरियल भी लगेगा, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगेंगे, जो भी कंपोनेंट लगेंगे उनको सभी को उसको समाहित करके ट्रैक्टर भी ले सकता है, पावर टिलर है, कोई भी स्प्रिंकलर्स हैं, उनको जो है करके उसको परियोजना को देगा। तो इसी तरह से उसमें दूसरा जो एक संरक्षित खेती है, जैसे कोई किसान भाई ये तो ओपन फील्ड की बात हुई, दूसरा जो है कोई संरक्षित खेती करना चाहता है, जैसे पॉली हाउस है या शेड नेट है, प्लास्टिक मल्चिंग है या प्लास्टिक टनल्स है, उनका प्रयोग करके खेती करना चाहता है तो उसमें किसान भाई जो है उसको कोई ऐसी तरह की परियोजना अगर बोर्ड में सम्मिलित करता है तो उसमें जो है 50% या अधिकतम जो है 56 लाख रुपए तक उसको जो है अनुदान के रूप में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है मदद करेगा। डॉक्टर साहब इसमें क्या कोई क्षेत्र भी निश्चित है कि इतना ही एरिया इतना क्षेत्र होना चाहिए, खेत इतना होना चाहिए? जी जी बिल्कुल जी। इसमें क्या है जैसे ओपन फील्ड कल्टीवेशन है, अगर कोई किसान भाई जो है ओपन में खुले में खेती करना चाहता है, जैसे बगीचा लगाना चाहता है या सब्जी का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए अधिकतम जो मतलब जो है कम से कम जो है 5 एकड़ से अधिक एरिया होना चाहिए और संरक्षित खेती के लिए जैसे पॉली हाउस वगैरह है या शेड नेट है तो उसको अधिकतम जो है मतलब 2500 स्क्वायर मीटर से अधिक एरिया आना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब आपने संरक्षित खेती की बात की, जानना चाहूँगा कि संरक्षित खेती क्या है? ये संरक्षित खेती एक्चुअली क्या है वो जैसे कोई किसान भाई जैसे ओपन में जो खेती करते हैं और जो संरक्षित जो पॉली हाउस में खेती करते हैं या शेड नेट में करते हैं उसमें एक कंट्रोल क्लाइमेट रहता है, उसमें जो बाहर का वातावरण होता है उससे कोई उसका वो नहीं होता है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कोई पाला पड़ रहा है, बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है तो उससे जो अंदर जो पॉली हाउस में खेती कर रहा है तो उसका एक उद्देश्य ये भी है कि बोला जाए जैसे हमें इस तरह से प्लान करना है कि ओपन में जो सब्जियां आ रही हैं या फल आ रहे वो आ रही है, फूल आ रहे हैं तो वो हमें जो है अलग हटके हमें उस दूसरे सीजन मिले, ऑफ सीजन इसको कहते हैं। जैसे अभी टमाटर को लीजिए, टमाटर भी जो है 60 से 120 रुपये 100 रुपये किलो तक चल रहा है। अगर कोई किसान अगर शेड नेट में या पॉली हाउस में टमाटर की खेती करता है और उसको इस प्लानिंग के साथ करे कि उसका प्रोडक्शन जो है बरसात में मिले उसको तो उसको लाभ मिलेगा। तो इसी तरह से फूलों की खेती अब जो है इसमें पॉली हाउस में इसमें कर सकते हैं। तो जैसे खीरा हुआ, ये आपकी कर्ड कैप्सिकम हुई या आपका जो है टमाटर हुआ, जो हाई वैल्यू क्रॉप हैं उनको जो है हम पॉली हाउस या ग्रीन हाउस या शेड नेट में इसको हम तैयार करते हैं। यानी जो किसान भाई व्यावसायिक स्तर पर खेती करते हैं ज़्यादातर उनके लिए बहुत ही लाभदायी कि अगर वो संरक्षित खेती का इस्तेमाल करते हुए करते हैं तो जब कोई सब्जी या उसका उत्पादन नहीं हो रहा उस समय पे भी वो करके और बाजार में मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन। तो ये तो एक लाभ हुआ किसान भाई। और इसमें जो आपने बताया था कि अगर वो दस्तावेज लगाते हैं कि उनको जो बोर्ड से सुविधाएं मिल रही हैं तो क्या क्या उन्हें लगाना पड़ता है और किस तरीके से प्राप्त हो सकता है वो? जी मैं थोड़ा इसको करेक्ट करता हूँ कि मतलब जो जैसे फल सब्जियां हैं, फल सब्जियां है, फूल है, इनको हार्वेस्टिंग के बाद जो कुछ लॉसेस होते हैं या उनको जो नुकसान होते हैं उनको हम कम करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कोई पॉली हाउस ये आपका कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड रूम है, रिफर वैन है, रिफर कंटेनर्स है या राइटनिंग चैम्बर्स की स्थापना करना है, इस तरह के तो इनकी स्थापना अगर कोई करता है, प्रोजेक्ट लगाता है तो इसमें जो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 35% या अधिकतम 50.75 लाख जो है अनुदान के रूप में उसको देता है।
इसमें कोई भी चाहे प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकता है, जैसे कोई फल सब्जी है कोई है, उसको जो है हम प्रोसेस करके भी उसका कोई जैम जेली मुरब्बा शरबत कुछ भी बना सकते हैं उसके लिए। तो इसी तरह से इस तरह की परियोजना लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें हम किस तरह से इसका लाभ लें किसान जी, इसके बारे में क्या नेशनल जब राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का एक फॉर्मेट है, एक मतलब एक प्रारूप है जिसको LOI कहते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट, आशय पत्र जिसको कह सकते हैं हम। तो उस आशय पत्र पर उसको अप्लाई करना होगा, उसको जो है प्रस्तुत करना होगा बोर्ड में, और इससे प्रस्तुत उसमें आशय पत्र के साथ में उसमें ज़मीन के कागजात हैं जो खसरा खतौनी वगैरह है। दूसरा एक एफिडेविट है, शपथ पत्र, एक सेट लैंग्वेज है उसकी, तो उसको सबमिट करना होता है। दूसरा एक्चुअली कुछ उसमें जो कॉमन जनरल कंडीशंस हैं इसकी, जैसे कि उसको बैंक से टर्म लोन लेना अनिवार्य होगा। कोई भी परियोजना राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में सम्मिलित करेगा तो उसको कंडीशन होगा कि वो कम से कम जो है 25% सावधि ऋण बैंक से लेगा, जितना वो अप्लाई कर रहे हैं, जितना हाँ जो भी करेगा। जैसे कोई टोटल परियोजना लगा, किसी ने अगर 1 करोड़ की परियोजना सम्मिलित की है तो उसको कम से कम 25 लाख रुपया बैंक से टर्म लोन लेना होगा जी, ठीक है। उसके बाद ही जो है उसको वो आगे प्रोसेस करेगा। और इसमें एक किसान भाइयों के लिए एक अच्छी ये है कि मतलब जो पहले एक्चुअली हमारा रिलीज करने का जो ढंग था वो थोड़ा बदल दिया किसानों के हित को देखते हुए जी। अभी क्या किया, किसान भाई जैसे कोई परियोजना सम्मिलित करता है और बैंक ने अगर 50% अनुदान जो वो ऋण दिया है और उसने उस 50% ऋण को उसने निर्गत कर दिया है जी, या उसने जो है डिस्पर्स कर दिया है, तो बैंक उसको जो है सब्सिडी क्लेम भेज देगा NHB में। और सब्सिडी क्लेम में जो भी उसकी 100% जो 70% जो है सब्सिडी बनेगी, अनुदान बनेगा, वो उसके रिजर्व खाते में, बैंक के रिजर्व खाते में रख दिया जाएगा, जिससे किसान को इंटरेस्ट के बर्डन से वो बच जाएगा। और वो उसको जब परियोजना पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो बैंक इन्फॉर्म करेगा कि भाई इनकी परियोजना कंप्लीट हो चुकी है, और इनका जो है संयुक्त निरीक्षण करके इनका जो है अनुदान जो भी है वो दिया जाए। तो इसके बाद जो है जब फाइनल इंस्पेक्शन होता है, जिसको ज्वाइंट इंस्पेक्शन कहते हैं, संयुक्त निरीक्षण, तो उसमें जो है एक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का एक अधिकारी होता है, एक बैंक से अधिकारी होता है, एक राज्य सरकार से, एक उद्यान विभाग से एक अधिकारी लेकर उसको जो है परियोजना का निरीक्षण करते हैं, और जो भी उसकी सब्सिडी बनती है, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसने जो प्रपोज किए थे उस समय कि भाई हम ये करेंगे, सारी चीज़ें जो है अगर वो वहाँ सारी चीज़ें पाई जाती हैं और उसके हिसाब से उसको सब्सिडी वर्कआउट करके उसको जो है वो बता दिया जाता है, और वो सब्सिडी उतनी जो सब्सिडी वर्कआउट होती है वो उसके खाते में रह जाती है, बाकी बैंक वापस कर देता है। अगर किसान भाई इस तरह के जो है जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो ये तो सुविधा उनको मिल जाएगी, हाँ चलो ठीक है लग गया, लेकिन इसके अलावा अगर वो कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कहाँ से वो संपर्क करना चाहते हैं, वो जगह बता दें। इसका एक्चुअली हमारे जो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का जो मुख्य स्टेट कार्यालय ये लखनऊ में ही है, उद्यान भवन जो है। तो इसमें एक तो हमारा जो है इस फ़ोन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं किसान भाई, जिसका जो मेरा 9415801944, या ऑफिस का जो नंबर है 2202420, इस पे संपर्क कर सकते हैं। या हमारे जो आपके ज़िले के जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क स्थापित करके और इसका योजना का जानकारी हासिल करके आप जो है पता कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। और साहब जैसे आपने बताया कि निश्चित क्षेत्र है, अगर वो क्षेत्र है किसान भाई तो वो जो है इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे किसान भी हैं जिनके पास उतना क्षेत्र नहीं होता है, तो उनके लिए क्या वो किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कोई किसान जैसे उसके पास खेती कम है, लैंड एरिया कम है, तो वो संरक्षित खेती का सहारा ले सकता है। जैसे हमें पॉली हाउस वगैरह शेड लगा के कर सकते हैं, उसमें हम एरिया ज़्यादा 2500 स्क्वायर मीटर का ही है, उसमें 2500 स्क्वायर मीटर का अगर किसी के पास एरिया है तो वो परियोजना लगा सकता है। दूसरा, जैसे कोई किसान ज्वाइंटली कर सकते हैं उसको, जैसे संयुक्त रूप से जो है उसको अप्लाई कर सकता है। जैसे एक ही परिवार के 2-3 लोगों के नाम से अगर जमीन है तो 2-3 लोग मिलके उसका परियोजना में उसका नाम सम्मिलित करके उनका लाभ ले सकते हैं परियोजना का। और क्या सुविधाएं हैं और क्या ध्यान रखे किसान भाई इसको प्रोजेक्ट को लेने के लिए? इसमें मुख्य रूप से उसका जो जब परियोजना किसान भाई तैयार करेंगे तो सबसे पहले उसके जो है हमारे जो कॉस्ट नॉर्म बने हुए हैं कि हमें इरिगेशन में कितना रखना है, प्लांटिंग मटेरियल में हमें कितनी कॉस्ट शो करनी है,
या इसमें लैंड डेवलपमेंट में हमें शो कितनी कॉस्ट शो करनी है, वो उस हिसाब से उसको जो है, क्योंकि उसकी या तो किसान भाई शो उसका पता कर लें, या फिर जो है हमारी जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो वेबसाइट दी हुई है www.nhb.gov.in, इन पे हमारे कॉस्ट नॉर्म दिए हुए हैं, या हमारे ऑफिस में से संपर्क करके उसको कॉस्ट नॉर्म को हासिल कर सकते हैं और उसको जो उसके हिसाब से बनाए वो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि बागवानी विकास किस तरीके से हो सकता है और बोर्ड की क्या भूमिका है और किस तरीके से किसान भाई हमारे जो इसका लाभ ले सकते हैं, और अगर एक प्रोजेक्ट लगाकर एक कुछ जो है धन उनको मिलता है, उससे एक आगे की ओर वो बढ़ सकते हैं और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं बाजार में। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हमने जानकारी प्राप्त की है कि बागवानी विकास में बागवानी बोर्ड की क्या भूमिका है और किस तरीके से हम किसान भाइयों के लिए लाभदायी है अगर हम जो है एक निश्चित एरिया का पूरा ब्यौरा बनाकर और क्या क्या सुविधाएं हमें लेनी है और किस तरीके से हमें आगे काम करना है, अगर हम इसका विवरण देकर हम अगर वो धन लाभ ले सकते हैं तो बिल्कुल उसका उपयोग करके हम एक बेहतर जो है फसल उत्पादन कर सकते हैं और बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।